ड्राइव तो हम सभी करते हैं सड़कों पे, और ड्राइव करते समय किसी न किसी कभी ना कभी कोई बच्चा सामने आ ही जाता है, और जब भी वो बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस वेलोसिटी से चले ताकि बच्चे को सेफली बचा लिया जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज बच्चों को बचाते हैं जो सड़कों पे बदमाशी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने लास्ट क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, उसके कुछ ग्राफ देखने थे हमें। तो बेसिकली हमारे तीन ग्राफ जो फेमस है xt, vt, at, उनके बारे में हमें थोड़ा जानना था, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं और फिर आगे चलेंगे और बच्चों को बचाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या था, जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कि एक बॉल को मैं फेंकूंगा ऊपर और वो ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। अगर जमीन से मैं फेंकता था तो क्या होता था, वो ऊपर जाता तो फिर नीचे आता था, ठीक है। तो मैं इस केस के लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ। बॉल मोशन कैसा करेगा, ये देखो, धीरे से ये बॉल ऊपर जाएगी, वेलोसिटी कम होते होते धीरे धीरे एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, वेलोसिटी ऊपर जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और फिर वापस आएगी और वापस आने पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर ही लग रहा है और धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनानी है, ठीक है। तो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये हमें बनाना है। तो मैं बताता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो मैंने अपनी एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस पे पोजीशन को ले लिया। इनिशियली मैं मानता हूँ जब मैंने थ्रो किया तो मैं ही ऑब्जर्वर हूँ, तो वो मेरे साथ खड़ा है। तो मतलब क्या है कि इनिशियली वो बॉल ओरिजिन पे था और वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या है, वो धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है और धीरे धीरे इसकी पोजीशन बढ़ती चली जा रही है, पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। और हमें पता है कि इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, तो हमने बताया था कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये क्या बात है कि जो हमारी एक्सटी ग्राफ का स्लोप होगा वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा विद एन इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बेस पे वो चेंज होता चला जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला है। तो वेलोसिटी डिक्रीज, पहली बात हम देखेंगे कि पहली बात तो हमारा एक्सटी ग्राफ कर्व बनेगा, और कर्व कैसा बनेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला। तो इसको मैंने ग्राफ के लेक्चर में अच्छे से बताया है, और नहीं देखा तो ऊपर लिंक आई बटन दबा के आप पुराने लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी और कम होते होते कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब जीरो होने के बाद क्या होगा कि वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ऊपर पहुंच चुका है, कुछ डिस्प्लेस ऊपर कर चुका है। अब वो वहां से वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा। मतलब स्लोप क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज करनी शुरू होगी और वो डिस्प्लेसमेंट वापस किसको अप्रोच करने लगा, डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो को अप्रोच करने लगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट की लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है। तो वो वापस नीचे आना शुरू होगा, फिर भी कर्व बनेगा, लेकिन कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा जिससे स्लोप इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो मान लिया अभी स्लोप देखो डिक्रीज है, मतलब जीरो के पास है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ता गया और ये यूं पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सटी ग्राफ बन गया। तो एक्सटी ग्राफ एक वर्टिकल मोशन के लिए कैसा होगा, हमारा इस पैराबोला शेप का होगा, ओके। अब हम देखते हैं वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा, तो हमारे पता क्या, पहले मैंने वेलोसिटी दी उसको, मान लो सपोज करो यू वेलोसिटी से फेंका, तो मतलब इनिशियली जब उसको फेंका गया टाइम इक्वल टू जीरो पे, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी। तो मैं उसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूँ और यहां बनाता हूँ, चलो यहां बना देता हूँ, ठीक है। वीटी ग्राफ, तो ये है वी और ये रहा टी, ओके। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी मैंने पहले उसको इनिशियली यू वेलोसिटी, मतलब टाइम इक्वल टू जीरो पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी यू, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बीटी टाइम का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है जो कि कांस्टेंट है, ओके। तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते जीरो हो जाएगी। ये अभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन है मेरी, कर्व बन गई, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी, आई मीन बहुत अच्छी है, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन किधर बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी बढ़ेगी किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ और लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। तो ये बढ़ गई नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा वीटी टाइम ग्राफ आ गया। अब हमारी बात आती है एटी टाइम ग्राफ की। अब एटी को देखो, एक्सेलरेशन टाइम के साथ से एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, तो बोला एक्सेलरेशन का कुछ नहीं हो रहा है। जितना इनिशियली एक्सेलरेशन था बाद में भी एक्सेलरेशन उतना ही रहा। इनिशियली भी जी लग रहा था, बाद में भी कितना लग रहा था, जी लग रहा था, लेकिन क्या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस जी थ्रू आउट द मोशन हमारा लगा है, ठीक है। तो इसका एटी ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई, एटी ग्राफ, तो ये रहा ए और ये रहा टी, तो माइनस जी के लिए पूरे मोशन में ऐसा ही रहेगा, ओके। तो ये हमारे तीन ग्राफ है, एक्सटी, वीटी, एटी। हमारे किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में, जब हम बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करें और फिर वापस वो कहां जाए भाई, नीचे आ जाए, ओके। तो ये हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ ग्राफ है, इसको नोट कर लेना। ग्राफ ऑफ फ्री फॉल। अब हमें फ्री फॉल का ग्राफ देखना है। फ्री फॉल का ग्राफ क्या है कि उसको किसी एक सर्टेन हाइट से जाके छोड़ दिया जाए। जैसा कि क्या होता है,
न्यूटन अंकल के केस में हुआ था कि एप्पल गिर गया था नीचे, ठीक है, और उनके सर को हिट गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था, उसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ा जाए। और ये सिंपल सा केस क्या है, अगर मैं पुराने वाले ग्राफ में आऊं तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि भाई ऊपर एक मोशन को नहीं देखना, हमें सिर्फ किसको मोशन को देखना है, बचे हुए आधे मोशन को देखना। जब वो ऊपर तक पहुंचा, जब मैंने ऊपर बॉल फेंका था तो बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मुझे कौन सा देखना है, जब नीचे आया, ऊपर जाने वाले को छोड़ दो तो वो नीचे आने वाली कंडीशन क्या होगी, पूरी फ्री फॉल की होगी। तो मैं इस ग्राफ को उसी टाइप से अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि मान लो कि वो सर्टेन h हाइट से छोटा और वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, मैं मान लो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और मैं पहले उसको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूं। तो ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, ये रहा ऑब्जर्वर, और ये रही बॉल, ये यहां से h हाइट ऊपर है, ठीक है। तो वो जो बॉल आएगी तो कहाँ आएगी, वो अभी बॉल कहाँ है, ऊपर है। तो मैं मानूंगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं मानता हूँ ये मेरा xt ग्राफ है, ठीक है। तो वो अभी एक सर्टेन हाइट पे है, h पे है, ठीक है, h पे है अभी, ओके। और फिर क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, पोजीशन मतलब कि धीरे धीरे मेरे पास आता जाएगा, ऑब्जर्वर के पास आता जाएगा। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब नीचे की तरफ आएगी। और दूसरी बात क्या होगा कि किस एक्सेलरेशन से आएगी, तो ये ग्राफ कर्व बनेगा, धीरे धीरे ऊपर जीरो वेलोसिटी थी, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये पहले जीरो, धीरे धीरे कर्व बनेगा और वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली, तो ये रही हमारी ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। अब हम देखेंगे कि क्या बताएं हम इसको, और दूसरा क्या बताते हैं। मैं अरे देखो, ये दो चीज है कि इस केस में ऑब्जर्वर से मैंने ग्राफ बनाया कि ऑब्जर्वर को ओरिजिन लिया, ठीक है। अगर मान लो मैं ओरिजिन किसको ले लूं, जहां से छोड़ा गया, ठीक है, जहां से छोड़ा गया, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है और वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलते हैं इसको, अगर हम इसकी बात करें तो xt ग्राफ हमारा अगर सेम के लिए मैं बनाऊं कि इस केस में ओरिजिन, इस केस में ऑब्जर्वर एट ओरिजिन, ठीक है, ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है, और तो ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर मैं कह दूं कि हमारा जहां पे इनिशियल पॉइंट, जहां पे बॉल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ा गया, वो इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ यूं हो जाएगा भाई, ठीक है। इस केस में क्या बोलेंगे हम कि देखो इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, टाइम इधर होगा, ठीक है। इस बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। क्यों नेगेटिव में बढ़ रहा है, क्योंकि भाई वो ओरिजिन वहां है, ओरिजिन से अगर हम नीचे आते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नेगेटिव बनता जाएगा, ठीक है। तो बस वही बात है, ओके, बात समझ आ गई। अब ये दो केस है। अब हमारा वीटी की ग्राफ की बात आती है, तो अभी हमें पता है कि ऊपर वेलोसिटी जीरो थी और धीरे धीरे क्या हुई, वेलोसिटी इंक्रीज करती चली गई नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये रहा टाइम और ये रहा v, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देगा। स्लोप क्या है इस केस में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, g के बराबर। g क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई बात नहीं, स्लोप चेंज नहीं होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाएगा कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा, ठीक है, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर। ये इस टाइप का होगा हमारा वीटी ग्राफ। एटी ग्राफ क्या होगा, एटी ग्राफ तो वही होगा माइनस जी वाला, ठीक है। तो एटी ग्राफ हमारा सबसे सिंपल होगा, एटी ग्राफ में बनाऊं, एटी ग्राफ, सॉरी एटी ग्राफ, तो ये कितना होगा, माइनस जी के बराबर, ये रहा माइनस जी। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा माइनस जी लग रहा है, चाहे कोई सा भी केस हो, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ से जो हमने देखा आज, ठीक है, जो कल के छूट गया था। अब ये बात बताओ एक बात कि जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा यहाँ से, ठीक है, तो वो कुछ डिस्टेंस गिरेगा नीचे, ठीक है, ऐसे छोड़ा मैंने तो कुछ डिस्टेंस गिरेगा। तो मान ले पहले सेकंड में वो कितना गिरेगा, तो पहले सेकंड की अगर बात की जाए तो मैं मानता हूं कि उसको छोड़ा गया है, तो वो डिस्टेंस कितना गिरेगा वो मुझे निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल में वो ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके बारे में निकालना है। तो सपोज करो कि मैं मानता हूं कि h इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या क्या चीज गिवन है, पहले जो चीज गिवन है वो निकाल दो। इसको छोड़ा गया तो मतलब क्या है, u जीरो है, ठीक है, छोड़ा गया। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी है। और मैंने बोला कि फर्स्ट सेकंड में बताओ कितना दूर गया, तो फर्स्ट सेकंड में कितना दूर गया, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा अगली मैं बोल दूंगा कि टी सेकंड में कितना दूर गया वो बताना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सेकंड का मैं निकाल लेता हूँ, फिर मुझे पता है कि और क्या चीज नहीं, बस इतना काफी है, यू ए टी, और मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। तो सिंपल बात है, फॉर्मूला याद है क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो ये बात है। तो s कितना हो जाएगा, तो वो नीचे आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि ओरिजिन उसी को मान लिया कि वहां से कितनी दूर जा रहा है, तो क्या होगा, नीचे आ रहा है तो मतलब माइनस h। और u कितना है, u तो जीरो था, टाइम भी 1 सेकंड पुट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो ही है, प्लस हाफ a कितना है, माइनस जी, और इंटू में टी स्क्वायर कितना है, टी 1 का स्क्वायर, ओके। तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू में 10 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो h इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें पता क्या चला कि भाई पहले सेकंड में वो 5 मीटर उतर जाएगा, ओके।
अब अगर दूसरे सेकंड की बात की जाए तो क्या होगा, मैं t को 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा हाफ g और 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या सिंपल। अगर मैं इसका एक t के लिए फॉर्मूला निकाल देता हूँ फिर किसी भी सेकंड के लिए मैं निकालता चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक बात करता हूँ कि सपोज करो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम t के लिए निकालना चाहता हूँ कि टाइम कितना दे रखा है t, एक फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या s को क्या पुट करूंगा, s को पुट करूंगा माइनस h u0 टाइम तो t और प्लस में हाफ माइनस में g इंटू में t स्क्वायर, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और मेरा h कितना आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब t सेकंड में वो कितना उतरेगा, वो सिंपल सी बात क्या है कि वो t के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोल दूंगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो पहले सेकंड में अगर 1 उतर रहा है तो दूसरे सेकंड में कितना उतरेगा, उसका 4 गुना, ठीक है। दूसरे सेकंड में वो कितना उतर चुका होगा, 4 गुना। तो बताओ पहले सेकंड में कितना उतरा था, 4। अभी सिंपल सी बात में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें ये पुट करो कि t इक्वल टू 2 पुट करो, तो t इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो 4 और 4 इंटू 10 40 अपॉन में 2 20, ठीक है। तो h कितना आ गया 20, तो 2 सेकंड में कितना उतर जाएगा 20। अब इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो h किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t स्क्वायर के है। तो अगर पहले सेकंड में 5 उतर रहा था तो दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली बात क्या है 2 मतलब क्या बोल दूंगा मैं कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 टाइम्स मतलब पहले वाले के 4 टाइम्स उतरेगा, ओके। तो पहले वाला कितना उतर रहा है 5 मीटर, तो दूसरे वाला कितना उतरेगा दूसरे सेकंड में 4 इंटू 5 इंटू 4 20 सेकंड, ठीक है। तो 20 मीटर 5 इंटू 4 20 मीटर वो नीचे उतर चुका होगा, ठीक है। तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा तो 9, तो पहले वाले से 9 टाइम ज्यादा, पहले वाले से 9 टाइम ज्यादा, वो कितना हो जाएगा बोलो भाई 5 9 45, तो 45 मीटर वो तीसरे सेकंड में उतरेगा, ठीक है। पहले मीटर में 5 मीटर उतरा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस बॉल को छोड़ा यहाँ से, ठीक है, तो पहले सेकंड में वो कितना उतरेगा 5 मीटर, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में वो कितना उतरेगा, दूसरे सेकंड मतलब क्या, 0 से लेके मैंने पूरा नापा है, ठीक है। 0 से लेके वो 2 सेकंड तक कितना उतरेगा, तो टोटल 20 मीटर उतर चुका होगा, तो यहाँ पे 15 मीटर उतरेगा, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, तो तीसरे में हमें पता चला कि वो टोटल 45 मीटर उतर चुका होगा, ठीक है। तो टोटल 45 में तो यहाँ 20 हो चुके, तो बचे हुए कितना उतरेगा, वो 25 मीटर उतरेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी देखो लेकिन इनमें एक चीज प्रोपोर्शनैलिटी है कि पहले सेकंड में अगर 5 उतरा है, ठीक है, तो पहले सेकंड में अगर 5 उतरा है तो दूसरे सेकंड में कितना होगा 15, तीसरे सेकंड में 25। तो अब इससे चौथे सेकंड का अंदाजा लगा सकते हो, तो चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा बताओ भाई 15 और ये 25 और ये 35, ठीक है सिंपल। और ये क्या हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। तो कोई पूछता है कि अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो 1:3:5:7 क्या हो जाएगा ये 9, ठीक है। तो सिंपल बात है कि पहले सेकंड में अगर 1 उतर रहा है मतलब कि 1 मीटर उतर रहा है तो दूसरे सेकंड में कितना होगा, लेकिन पहले सेकंड 1 मीटर नहीं उतर रहा। मैं मान रहा हूं कि पहले सेकंड में अगर 1 मीटर उतर रहा है तो दूसरे सेकंड में 3 मीटर उतरेगा और तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर उतर चुका होगा, चौथे में 7 और पांचवें में 9, ठीक है। तो इस टाइप से बता जाएगा। लेकिन अगर हमें पहले में कितना है 5 मीटर का, तो दूसरे सेकंड में कितना उतरेगा भाई बोलो 15, तीसरे में 25, चौथे में 35, ठीक है। और ऐसे करके आगे उतरते चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने निकाला और आसानी हो गई हमें निकालने में। क्या हो गया कि अब हमें सिंपली पूछा जाए कि 4th सेकंड में वो कितना उतरेगा, तो 4th सेकंड में वो कितना उतरेगा, तो हम सिंपली बात है कि क्या बता देंगे कि इसको हम लॉ ऑफ मतलब अगर मैं बोलूं कि 4th सेकंड में तो 2n-1, तो सिंपली बता देंगे 2n-1 इंटू में 5। पहले सेकंड का 5 होता है तो कितना से उतरेगा, तो 4th सेकंड का बोला गया तो 2 इंटू 4 -1 इंटू में 5, क्योंकि पहले सेकंड का 5 है तो 8-1 7 इंटू 5 35। तो 4th सेकंड में वो कितना उतरेगा 35 मीटर, ठीक है। और बोले टोटल 4th सेकंड में, देखो अभी मैंने बात बोली 4th सेकंड में और फिर बोला टोटल 4th सेकंड में, ठीक है। मतलब क्या बात है कि टोटल 4 सेकंड मतलब 0 to 4 में वो कितना उतरेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी 10 और टी कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, तो 8 इंटू 5 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और बट अगर कोई तुमसे बोले कि नहीं ये बताओ मुझे सिर्फ कि 4th सेकंड में कितना उतरा है, तो 4th सेकंड में कितना उतरेगा, वो शायद मैंने पीछे वाला कैलकुलेशन अगर मैं बोलूं 4 सेकंड में कितना उतरेगा, तो 4 सेकंड के लिए क्या लगाऊंगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी हो गया 10 और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 580। तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई 4 सेकंड में वो 80 मीटर उतर चुका होगा, लेकिन सिर्फ 4th सेकंड में वो कितना उतरा होगा, 4th सेकंड में वो हमारा 35 मीटर उतरा होगा, जिसको हम किससे निकाल सकते हैं 2n-1 इंटू 5 से निकाल सकते हैं। 5 1 सेकंड की दूरी है, वो हमेशा फिक्स रहेगी। तुम बॉल को किसी भी हाइट पे ले आके छोड़ो,
बॉल बॉल को जाके बुर्ज खलीफा पे छोड़ो, मान लो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बस हम ये केस माने कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे छोड़ो या आईफिल टावर पे छोड़ो या अपने छत पे छोड़ो या अपने हाथ से छोड़ दो, कहीं से भी छोड़ दो, ये पहले सेकंड में कितना उतरेगा, हमेशा 5 मीटर उतरेगा, दूसरे सेकंड में कितना उतरेगा, वो हमेशा 15 मीटर उतरेगा, ठीक है, तीसरे में 25, ठीक है, पहले सेकंड में सिर्फ अगर मैं टोटल की बात करूं, पहले सेकंड में 5, 2 सेकंड मिला लो तो 20, 3 सेकंड मिला लो तो 45, ऐसे करके चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी, और इसके बेस पे हमारा ना एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर 3.6 एनसीईआरटी का, तो गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, namely 1 3 5 7, prove it। अब बात क्या बोली कि इसको गैलीलियो ऑफ ओड के नाम से भी जाना जाता है कि अगर कोई बॉडी को अगर मैं किसी फ्री फॉल में गिरा दूं, मतलब किसी एक जगह से छोड़ूं जहां पे वेलोसिटी 0 है, तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल हर एक सेकंड में होगी, मतलब कि हर एक सेकंड में, इस बात को समझो कि मैंने क्या बोला कि हर एक सेकंड में, कि अगर मैं बोलता हूँ 4 सेकंड में, तो मतलब ये बात क्या हो गई, 0 से 4 तक की बात हो गई कि 1 2 3 4, ये पूरा टाइम लिया उसने और इस सेकंड में उसने कितना चला। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 4th सेकंड में, कि वो से बात हो रही है 4थे सेकंड की, 4था सेकंड कहाँ पे होगा, जब 3 सेकंड खत्म हो गया होगा और 4th सेकंड, मतलब 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक की दूरी जो होगी वो क्या होगा, ये हमारा 4th सेकंड की बात होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी 4th सेकंड की बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक सेकंड की बात हो रही है, तो वो एक सेकंड की ही बात हो रही है कि वहां पे वो कितना चला, और अगर बोला गया एक टाइम इंटरवल में कितना चला, अगर वो 4 सेकंड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ GT²। लेकिन कोई स्पेशली किसी एक सेकंड की बात है तो उसमें क्या लगाएंगे हम, 2n-1 इंटू 5 सेकंड, ठीक है, तो वो सिंपली आ जाएगा। तो अगर मुझसे बोला जाता है 8th सेकंड में वो कितना चलेगा, 8th सेकंड में, ठीक है, 8 सेकंड, मैं दोनों बता रहा हूं, 8th सेकंड में और 8 सेकंड में, 8 सेकंड में वो कितना चलेगा, तो 8 सेकंड में हो जाएगा, तो h इक्वल टू हाफ GT², तो हाफ इंटू जी हो जाएगा 10 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 32, तो ये 320 मीटर। तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई 8 सेकंड में वो कितना चला है, वो 8 सेकंड में चला है हमारा 320 मीटर। बट 8th सेकंड में मैं बात क्या कर रहा हूँ, 8th सेकंड में, ठीक है, 8 सेकंड में कितना चला, मतलब 7 से 8 के बीच में वो कितना चला है सिर्फ, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे 2n-1 इंटू में 5, ठीक है। तो ये क्या तरीका हो जाएगा, 2n, तो 2 इंटू में n हमारे पास 8 माइनस में 1 इंटू में 5, तो 7 माइनस 1 6 5 जब सॉरी 2n 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 5 75, तो 8 सेकंड में वो सिर्फ कितना उतरा होगा, 75 मीटर उतरा होगा, ठीक है। अब इसी टाइप से बोला गया है कि क्या निकालना है, स्टैंड वन अनदर इन द सेम रेशियो एज ओड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो बोला डिस्टेंस ट्रैवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बराबर इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो मैं बराबर इंटरवल ऑफ टाइम क्या 1 सेकंड मानता हूं। तो बोला क्या कि उसकी जो और कहां से छोड़ा गया उसको रेस्ट है, तो बोला जो ट्रैवल करने का होगा उनका रेशियो कैसा आएगा 1 3 5 7। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले सेकंड में वो कितना चलेगा, तो पहले सेकंड की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकंड, ये कितना हो जाएगा भाई, पहले सेकंड का कितना हो जाएगा, हमें पता है ये तो कितना होता है हाफ GT स्क्वायर। ये सिंपली हम 1 सेकंड का तो मैं वैसे भी निकाल सकते हैं 0 to 1 और n सेकंड वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा 5 मीटर, तो ये कितना आ गया 5 मीटर, ओके। सेकंड का बात करते हैं, तो सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, तो सेकंड में 2n-1 इंटू 5, 2n-1 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये आ जाएगा 15, ठीक है। थर्ड सेकंड करो, तो थर्ड सेकंड का कितना आ जाएगा भाई 2 इंटू 3-1 इंटू में 5, तो 6-1 5, 5 इंटू 5 25। फोर्थ सेकंड की बात करूं मैं, तो फोर्थ सेकंड में कितना चल गया भाई हमारे पास 2 इंटू 4-1 इंटू में 5, तो ये आ गया हमारे पास 35। तो इस टाइप से चलता जा रहा है। तो हम अगर रेशियो लेना चाहे तो रेशियो कैसा आएगा 5:15:25:35, ठीक है। अब देखो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, अब आगे चलता चला जाएगा। तो इस टाइप से प्रूफ हो गया। तो गैलीलियो लॉ ऑफ वोड क्या कहता है कि जब किसी बॉडी को हम रेस्ट से छोड़ेंगे तो उसके जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है पर सेकंड में किसी एक इंटरवल में, किसी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गैप में, वो हमेशा ओड नंबर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15, इस टाइप से आगे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कट की तरह यूज कर सकते हैं किसी भी ड्रॉप के लिए क्वेश्चन में, कि अगर एक ड्रॉप छूटा या एक बॉल को छोड़ा तो वो 2 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, 3 सेकंड बाद वो कितनी दूरी पे होगा। तो इस टाइप के जब सवाल आएंगे हमारे पास तो हम उनको करके देख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो इसको एज अ शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
और आगे चलते हैं। और सबसे पहले जो हमारे जिस बात के लिए हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि बच्चों को बचाना, बच्चों को बचाने के पहले ना एक काम करते हैं। पहले ना मैं कुछ एक कहानी सा सुनाता हूँ, ठीक है, कि इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। कि ये एक पेट्रोल पंप है, मान लो सपोज करो ये एक पेट्रोल पंप है, बहुत अच्छी, यहाँ पे मशीनें लगी हुई, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा चुपचाप खड़े होके अपनी बाइक पे पेट्रोल डलवा है, ठीक है। तो ये बंदा रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लड़की, मान लो कि एक लड़की वो बाइक चलाते हुए आ रही है, अपनी बाइक नहीं स्कूटी, उनके पास स्कूटी होती है, ठीक है, बाइक भी हो सकती है, मना नहीं है, ठीक है। वो अपनी स्कूटी चलाते हुए आ रही है और ये उसकी स्कूटी है, ठीक है भाई, वो स्कूटी चलाते हुए कि अब मैं ये जो बंदा है, ये बंदा यहाँ रुका हुआ है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है। अब ये क्या, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी तकरीबन, मान लो 8 मीटर पर सेकंड, 8 नहीं 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसने क्या किया कि वो सामने वाले बंदे को देखा और अपने पैरों को जमीन पे लगाया और ब्रेक लगाए। वो ब्रेक आगे होता है लेकिन उनको ब्रेक पैरों से मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जाओ, उनको पैरों से ब्रेक मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने पैरों को जमीन पे रखा और उनको रिटार्डेशन मिली कितनी, एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन को मैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बताता हूँ, रिटार्डेशन मिली उसको, और कितनी की मतलब तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मिली, ठीक है, इतनी की मिली। अब देखो उसको क्या होना है कि भाई अब वो क्या होगा, आगे हम केस करते हैं कि वो रुकेगी कब जाके, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस करने के बाद जाके रुकेगी, क्या इस बंदे को लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो उसको रुकना है, फाइनली क्या करना है, उसको रुकना है। तो फाइनल उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, तो फाइनली वो 0 हो जाएगी। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसके एक्सेलरेशन कितने का, तो एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ओके। और उसको क्या निकालना, एस निकालना कि वो कितनी देर बाद जाके रुकेगी, ठीक है। तो v स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला इससे लग जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v कितना है हमारे यहाँ पे, v है 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100, और 2 इंटू a है हमारे पास 2 माइनस का 2 और इंटू s समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया और ये क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 25 मीटर। तो मतलब क्या हुआ, इस बंदे को धक्का लग जाएगा, उसके बाद तो मोमेंटम कॉलिजन इनकी वजह से वो रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या बात हुआ कि ये इसको धक्का लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्यों पैर से ब्रेक लगवाई, ये बात ये है कि ये जो बंदा था ये मैं था। अभी रिसेंटली की ही बात है, मैं आराम से अपना पेट्रोल भरवा रहा, बड़े शांति से खड़े हो गए, पीछे से आई, पता है उसे ब्रेक, तो मेरे ख्याल से ब्रेक होता तो लग जाता, लेकिन उसे पैरों से रोका और ये मैं ठुकी बात, ठीक है। तो वही बात है, इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं एज अ फिजिक्स टीचर उसको भी ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरा लेक्चर देख रही है, मैं चाहता हूँ कि वो देखे, ठीक है, और उसको ये पता हो कि फिजिक्स लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं घूमना कि पैरों से ब्रेक लगाने, वो जो हाथों में दिए गए ना स्कूटी में, वो ब्रेक ही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। यूजर मैनुअल भी मिलती है, पढ़ लिया करो, ठीक है। तो क्या पता चला कि भाई वो ठुक गया मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा केस क्या है कि मैंने उसको पलट के कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारी बातें पैदा हो जाएगी, छोड़ो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम बाइक चला रहे होते हैं और हमारे सामने अक्सर बच्चे कूद के आ जाते हैं, बट अगर तुमने बच्चों को टच कर दिया, गलत बात है, सेफ ड्राइविंग बहुत जरूरी है, ठीक है, सबका ख्याल रख के चलना पड़ता है मेरे रोड पे, ठीक है। अगर तुमने बच्चे को हल्का सा भी टच कर दिया तो क्या होगा, उसके फैमिली वाले तुम पे वो नहीं देखेंगे, वो बच्चा रोड पे दौड़ रहा था, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने उसको टच किया, गलती तुम्हारी है, ठीक है। तो खैर हमें ये पता होना चाहिए कि एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, मैंने पहले भी बात की, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी वेलोसिटी से चलें कि बच्चे जब आए और उसके बीच में हमें एक डिस्टेंस पे आएगा, वो हमेशा कार के सामने कुछ डिस्टेंस पे आएगा, तो हमें एक डिस्टेंस पता हो कि कितने पे आएगा और हम कितने पे चले कि हम ब्रेक लगा के उसको रोक सके, ठीक है। और रुकना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, बेसिक बात क्या है, हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती है, कि हम किस वेलोसिटी से चले तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है कि जब मैंने उसको देखा और मैं कुछ वेलोसिटी से चलाऊंगा, बेसिक बात क्या है, इनिशियली मैं किसी वेलोसिटी से चलाऊंगा, मान लो u वेलोसिटी से चलाऊंगा, और फाइनली मुझे क्या करना है, गाड़ी को रोक देनी है। तो वो क्या होगा, मैं इस एक्सेलरेशन लगाऊंगा, अपने ब्रेक दबाऊंगा और एक्सेलरेशन लगे,
मैं ब्रेक दबाऊंगा, सभी को ब्रेक ही दबाना है, किसी को अपने पैर नहीं लगाने। मैं बता रहा हूँ, जो अगर लड़के मेरे लेक्चर देख रहे हैं बुरा मत मानना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने इसलिए कहा, अदरवाइज कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं कि वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था और उसको फाइनली क्या करना है, जीरो पे आना है, तो क्या करेगा, एक्सेलरेशन लगाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और वो क्या होगा, फाइनली धीरे धीरे रुकेगा। अब धीरे धीरे रुकने में क्या होगा, वो एक डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस के बीच में अगर बच्चा है तो उसको हिट हो जाएगी, अगर उसके बाद है तो वो बच गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उससे पहले गाड़ी को रोक देना है। तो हमेशा का कोशिश याद रखना कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ठीक है, और u जो गिवन होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, इनिशियल जिससे हम चल रहे होंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फाइनली कितना होना, v0 होना है, क्योंकि हमें फाइनली स्टॉप करना है, तो v0 होना, और एक्सेलरेशन जो लगेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और दैट कॉल रिटार्डेशन, जिसको हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं एक जनरल रिजल्ट निकाल लेता हूँ। जनरल रिजल्ट क्या निकालूंगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वही, और मुझे क्या निकालना है, मुझे ऐसे ही तो निकालना है। तो VUAS में एक फॉर्मूला याद होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v कितना है, 0, u कितना है, u है हमारा, बताओ तो, u तो u ही लगेगा, ठीक है। और a कितना है, तो a तो माइनस a है, माइनस a यहाँ रख दो, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, और माइनस से माइनस कर गया, s कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमें इतना डिस्टेंस लगेगा कवर होने में। तो अब देखो, अब इससे बात क्या आती है कि अगर हम किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ब्रेक की एक्सेलरेशन जो होती है कि वो फिक्स होती है कि कितना कितना लगेगा। हमारी ब्रेक ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकती है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे सकती है, हमारे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग सकता है हमें ब्रेक दबाने से, ठीक है। तो इतना अगर हमें मिल रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा कि हमारी जो भी बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा किसी किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो अगर तुम स्कूल के पास से गुजरते हो, या किसी कॉलेज के पास से गुजरते हो, या मान लो कि किसी प्लेग्राउंड के पास से गुजरते हो, तो वहां पे एक बोर्ड लगे होता है। वो बोर्ड किस टाइप का होगा, ये देखो, ये इस टाइप के बोर्ड लगे होते हैं कि स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, ये देखो यहाँ पे स्पीड दी गई किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं दे, जो भी लिमिट लगी होती है वो किलोमीटर पर आवर में लगी होती है। तो वो क्या बोला है, चिल्ड्रन एट प्ले, ठीक है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं भाई, वो कभी भी तुम्हारे सामने आए, इतने में 15 मीटर पर सेकंड पे चलना चाहिए तुम्हें, कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुम ब्रेक लगाओ और वो बच जाएं, ठीक है, उनको ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि तुम्हें जहां पे बच्चे हो वहां पे कम स्पीड में चलना है, क्योंकि बच्चे अचानक से सामने आते हैं, वो दूर से सामने नहीं आएंगे कभी कि बहुत दूर है 10 किलोमीटर दूर वो सामने आ गए, नहीं नहीं, उनका काम है पास में आना। तो ज्यादा से क्या होता है 1 मीटर 2 मीटर, तो तुम्हारी स्पीड ना बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग क्या हो सकते हैं हमारे पास, अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग स्टॉपिंग डिस्टेंस हो सकती है। तो कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं तुम्हें बताता हूं। अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, तो उसकी जो स्टॉपिंग 10 मीटर नहीं, सॉरी, मैं अगर मान लूं कि 11 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर की होगी, ठीक है। और अगर वो बॉडी 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो 20 मीटर की होगी। और अगर वो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी 34 मीटर की, ओके। और अगर हमारी बॉडी किसने ले लूं मैं उसको 20 मीटर पर सेकंड ले लिया, अब ले लूं मैं 20 या 50 मीटर, मान लो कि 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो हम स्पीड देखते हैं वो किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, लेकिन एज अ मीटर पर सेकंड में स्पीड 50 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड है। कितने, 50 इंटू में 5/18, ठीक है। तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर 18/5, तो मतलब ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 90 पे बहुत तेज भागते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होती है, 40-50 पे एवरेज बताते हैं ना, ठीक है। तो वही बात है कि एवरेज क्या हो, 18 2 36, ठीक है। तो ये जो 18 4 72, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 20 मीटर पर सेकंड की, तो ये कितने की स्पीड से भाग रहा है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाले बंदा अगर अपने ब्रेक लगाए, तो वो कितनी डिस्टेंस लेगा, वो 34 मीटर लेगा रुकने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम गाड़ी भी चला रहे हो, ठीक है, तो तुम अगर स्पीड टेस्ट के लिए जाते हो, मतलब कि जो तुम्हारे लाइसेंस टेस्ट होता है, तो उसमें पूछते हैं कि तुम अगले वाले से कितना गैप बना के रखोगे, कि अगर तुम इस स्पीड से चल रहे हो, क्यों, अगले वाली गाड़ी से तुम ब्रेक गैप बना के रखोगे, अगर उसने मान लो सडन ब्रेक लगाया, तो तुम्हें भी कितना गैप रहना चाहिए कि तुम उसको ठोको ना, ठीक है। नहीं तो अक्सर पीछे वाले कार आके अक्सर ठोक दिया करते हैं, ठीक है। तो हमें कितना का मिनिमम गैप रखना चाहिए, तो वो भी गैप इतना ही होना चाहिए कि अगर हम मान लो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो हमारी गैप कितनी होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए 34 मीटर की, इतना कम से कम गैप 34 मीटर नहीं, मान लो 50 मीटर की गैप होनी चाहिए, ठीक है।
और अगर 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो हमारी गैप जो होनी चाहिए, मान लो कि क्या 50 मीटर पर सेकंड नहीं, मान लो कि हम अगर 25 मीटर पर सेकंड से चल रहे, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड से, तो 25 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो हमारी गैप 50 मीटर के करीब होनी चाहिए। ओके, तो ये इस कुछ स्पीड के लिए मैंने कुछ वो बताया। ये सब बेसिक है, ट्रैफिक के गाइडलाइन से मिले हैं मुझे कि क्या बात है कि अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हें बात क्या है कि आगे कोई भी आ सकता है, कार आगे सडन रुक सकती है, तुम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन आगे वाली कार के भरोसा थोड़ी है कि वो कब ब्रेक लगा देगा, ठीक है। एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि एक कार से मैं बाइक से था, ठीक है, और सामने एक कार जा रही थी और उसने अचानक सडन ब्रेक लगा दिया यार। अब मैं क्या होता, मैं रोक नहीं पाया, मेरे पास बीच में एक सर्टेन, हाँ मैं फिजिक्स टीचर हूँ, ठीक है, मैं उस वक्त थोड़ी पहले की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त एक सर्टेन डिस्टेंस मैंने मेंटेन नहीं की हुई थी, और वो जो मेंटेन नहीं हुआ था वो मेरा सिक्योरिटी इशू बन गया। फिर क्या हुआ, फिर बवाल हुआ। खैर छोड़ो, मैं उस बवाल के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है एक सर्टेन डिस्टेंस बना के रखना मेंटेन जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब रोड पे चलता हूँ तो मैं एक प्रॉपर सर्टेन डिस्टेंस बना के चलता हूँ, क्यों, आगे कोई बवाल ना हो, क्योंकि अब मैं फिजिक्स टीचर हूँ, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं हर जगह फिजिक्स अप्लाई करता हूँ। जिंदगी काफी स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, हर काम आराम से होता है, ठीक है। कोई अगर कर्व पे टर्न भी लेना तो मैं भी वहां पे भी क्या लगा रहा हूँ, फिजिक्स लगा रहा हूँ कि भाई क्या होने चाहिए मेरे एंगल, किस वेलोसिटी से मैं चलूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या, तुम्हें भी सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकंड से अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरी मैक्स मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी है, 50 मीटर, इससे ज्यादा हो फिर मैं अपने ब्रेक लगाऊंगा तो फिर जाके बॉडी, मतलब कि जो हमारी कार है, जो भी है चीज है, वो रुक जाएगी। ओके, तो इस टाइप के तुम्हें स्पीड लिमिट्स दिखे होंगे। अब देखो, अब बात क्या आती है कि मान लो कि कोई बच्चा अचानक से सामने आ गया, ठीक है, तो जैसे सामने आया वैसे मैंने ब्रेक लगा तो नहीं दिया ना, मैंने दिमाग को सिग्नल भेजा कि भाई क्या करो, कि भाई वो सामने आ गया, उसको क्या करना है, तो दिमाग खुद बोलेगा भाई उसको बचा यार, उसको बचा, ब्रेक लगा, तो फिर ब्रेक लगेगा। तो ये चीज जो होता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम कैसे कितना होता है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो हर किसी के डिपेंड करता है कि किसका कितना रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम में भी कुछ टाइम जाता है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 50 मीटर से ज्यादा गैप बनाए। ये क्या होगा, ये वो डिस्टेंस है जब हमने ब्रेक लगा के रोक दिया, ठीक है, जब ब्रेक लगा दिया, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले भी तो कुछ डिस्टेंस चल चुका है हमारी गाड़ी, ठीक है, तो वो रिएक्शन टाइम क्या होगा, तो वो रिएक्शन टाइम को अगर देखना चाहे, रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करना चाहे, तो वो कैसे हो सकता है कि तुम कितने देर बाद रिएक्ट करते हो इस चीज के लिए, ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये, जिसकी मदद से तुम अपना एक्सपेरिमेंट तुम अपना क्या पता कर सकते हो, रिएक्शन टाइम पता कर सकते हो। तो क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आर इमीडिएट एक्शन, जब सिचुएशन क्या मांगता है कि अपना इमीडिएट एक्शन, कि बस जस्ट मैं एक्शन कर ही दूं, ठीक है, तो क्या होता है, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड, हम जो उसको रिस्पॉन्ड कर पाए उससे पहले भी क्या होता है, कुछ टाइम गैप बीत चुका होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को अगर सामने आ गया तो मैं ब्रेन हमारा प्रोसेस करेगा कि सामने कोई आंखों ने देखा और फिर उसने सिग्नल भेजी, और सिग्नल भेजने के बाद फिर हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया लेग को, और लेग ने क्या किया, फिर ब्रेक प्रेस किया, ठीक है, तो इतना काम हुआ, तो इसमें कुछ टाइम गैप तो गया ही होगा, ठीक है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed बिफोर ही slams द ब्रेक ऑफ द कार इज द रिएक्शन टाइम। वही बात मैंने बताया कि जब तक वो ब्रेक का मतलब कार की ब्रेक ना लगा दे, वही रिएक्शन टाइम होगा। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो बात है कि सिचुएशन कितना कॉम्प्लेक्स है, कि अगर हमारे दिमाग में पहले से बातें प्रोसेस चल रही है, हम ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज को भी देख रहे हैं कि कार चलाते चलाते ओहो क्या बोल रही, फिर ये सब काम भी कर रहे हैं, हम नजारे देख रहे हैं, ओ क्या सीनरी है, ठीक है, फिर कोई सामने आ गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात क्या है कि अगर हम पूरा फोकस किस पे कर रहे हैं, पूरा फोकस किस पे है भाई, ड्राइविंग पे। कुछ लोग ड्राइव करते करते ये देखते भाई ठुल्ले तो नहीं है कहीं, और क्या होता है सामने ठुक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ठुल्ले का डर कब होता है, जब तुम कुछ गलत करके चल रहे हो, ठीक है। अपने प्रॉपर कागज रखो, अपने पॉल्यूशन पूरे रखो, इंश्योरेंस पूरा रखो, ठीक है, और क्या ड्राइविंग लाइसेंस रखो, ड्राइविंग लाइसेंस रखो, सब कुछ रखो, प्रॉपर कोई नहीं पकड़ेगा, फिर डर किस बात का तुम्हें, ठीक है। तो इधर उधर देखना नहीं होगा। अगर कोई रोड एक्सीडेंट को तुम बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। हमारे देश में कितने ज्यादा रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, ठीक है। तो हम रोड्स को तो नहीं हटवा सकते कि भाई रोड हटवा दो अब तो गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ठीक करने से रोड एक्सीडेंट रोक सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, रॉन्ग टर्न में जाना, ठीक है। तो रॉन्ग टर्न में चलोगे तो भाई एक्सीडेंट्स होंगी, तो हमें क्या होगा, खुद को ठीक करना होगा। और इन्हीं सब चीजों के लिए हमने ट्रैफिक पुलिस को खड़ा किया है कि वो रूल्स रेगुलेशन बना के रखे। अब उनको ही तुम देखते चलोगे कि यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से निकल जाते हैं, तो फिर क्या फायदा यार, क्या फायदा, तुम एक्सीडेंट के चांसेस बढ़वा रहे हो, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना।
ठीक है। खैर मैं बात रिएक्शन टाइम पे करता हूँ। रिएक्शन टाइम क्या बोलता है कि तुम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में कर सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास 1 फुट है, ठीक है, ये मेरा 1 फुट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, अपने फ्रेंड को ये दे दो, ठीक है, अपने फ्रेंड को स्केल दे दो, फुट्टा दे दो, और बोलो क्या कि इसको छोड़ना है, ठीक है, और छोड़ने के बाद क्या करना है कि जैसे ये छोड़े तुम्हें क्या करना है कि उसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि उसने कब छोड़ा, ठीक है, और उसी वक्त तुम्हें अपने हाथ को कोलैप्स करना है, ठीक है, और जब तक तुम इस बातों को प्रोसेस कर पाओगे दिमाग को, किसने छोड़ा, इसने किया, और ये क्या हो सके, ये कुछ नीचे जा चुका होगा, और नीचे जाने के बाद क्या होगा, जब इनिशियली तुम्हारी पोजीशन कुछ और थी, फाइनली कुछ और होगा, तो यहाँ पे कुछ चेंज इन पोजीशन आ चुका होगा जिसको तुम डिस्प्लेसमेंट कहोगे, और ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरा, ये तो पूरा फ्री फॉल में गिरा नीचे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्री फॉल की कंडीशन। और हम अपनी फ्री फॉल की कंडीशन से ये निकाल सकते हैं कि ये जो चेंज इन पोजीशन था ये वही था, वो ये उसी टाइम का गैप है, ये जो चेंज इन पोजीशन है वो किस टाइम में हुआ, जब तक हमने सोचा, तो ये चेंज इन पोजीशन ही क्या है हमारा रिएक्शन टाइम, ये वही टाइम, ये चेंज इन पोजीशन में जो टाइम लगा वही टाइम हमारा रिएक्शन टाइम है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला फ्री फॉल में √2h/g। ओके, तो तुम सब अपना अपना h निकालना कि कितना डिस्प्लेस हो गया। इस केस में जो ये एनसीईआरटी में एग्जांपल, इसमें 21 सेंटीमीटर दिया गया, मैंने अभी रिसेंटली अपने एक स्टूडेंट के साथ किया था और उसका आया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं 21 सेंटीमीटर के लिए अगर निकालना चाहूँ जो इन्होंने दे रखा है तो वो कितना आएगा, 14 के लिए भी निकाल दूंगा, 2 इंटू 21 इंटू 10 के, ये याद रखना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 10⁻² अपॉन में 10 ले लिया मैंने इसको, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.41 अपॉन में 0.41 अपॉन में 10, तो टी आ गया कितना 0.04, तो मतलब टाइम कितना आ गया 0.2 सेकंड के करीब आ गया, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 0.2 सेकंड। तो हमें 1 सेकंड का मतलब 50 हिसाब 1/5 सेकंड हमें लगता है प्रोसेस करने में, ठीक है, लेकिन इस टाइम में भी हम कुछ आगे जा चुके होते हैं, तो इसलिए डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा बना के रखें एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में, और स्पीड थोड़ी कम रख के चलाएं नॉर्मल गलियों सड़कों पे, ठीक है, और रोड पे हो तो थोड़ी बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी क्या बात है कि अपना पूरा फोकस किस पे रखना है, ड्राइविंग पे रखना, और कोई काम नहीं करनी है, ठीक है। और अगर मैं मान लूं कि मैं अपने स्टूडेंट का जिसका 14 सेकंड आया था, ठीक है, जिसका जितना कम आएगा उसका उतना अच्छा रिएक्शन टाइम है, और रिएक्शन टाइम जितना अच्छा होगा वो एंट्रेंस के लिए तो बेटर है भाई, कि अपना बेटर कैसे बेटर है, क्योंकि भाई वो क्वेश्चन देखेगा उतनी जल्दी प्रोसेस होगा, वो उतनी जल्दी उसके आंसर दिमाग में ही निकाल पाएगा। ओके, तो मैं 14 के लिए करता हूँ, तो t इक्वल टू मैं क्या लूंगा 2 इंटू 14 इंटू में 10 के बाद -2 अपॉन में 10, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 इंटू 14 28 0.28 अपॉन में 10, और t इक्वल टू कितना आ गया 0.028। अब देख लेना भाई इसकी अंडर रूट में वेलोसिटी कितनी आती है, ठीक है, इतनी इसकी अंडर रूट में टाइम कितना आता है, ठीक है, तो अंडर रूट 0.028 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.028 अंडर रूट तो हट जाएगा, आ जाएगा 0.16 सेकंड, ये इतने सेकंड, तो उसकी रिएक्शन टाइम थोड़ी अच्छी है, ठीक है, तो तुम सबकी भी अच्छी होगी, अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेकंड सबके ऑन एन एवरेज इतनी ही होती है, ठीक है, तुम अपना निकालो, अपना निकाल के मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, सब अपना अपना रिएक्शन टाइम लिख के भेजो कि कितनी जल्दी कितना रिएक्शन टाइम है तुम लोगों का, और देखता हूँ किसका पहले कमेंट आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।